चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम पे हम लोग का डिस्कशन हुआ था ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ में शिवेंद्र हम लोगों ने ये देखा था कि फॉर्मूले की टाइप बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ था हमारा, जिसमें हम ये बोलते थे कि अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ने दें, प्रेशर भी कांस्टेंट रखें, तो किसी कंडक्टर, एक तार ले लो, तार कंडक्टर बिजली वाला तार, उस तार के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाएं, V जो लगा रहे थे बढ़ाते चले जाएं, तो क्या बढ़ता जाएगा भैया? करंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और इसी को एक्सटेंड करके हमने लिख दिया था V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर R था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब अभी हम सीख लेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अपोजिशन टू द करंट। अपोजिशन टू द करंट का मतलब है कि जब चार्जेस फ्लो होना चाहेंगे तो उसका वो विरोध करेगा, अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? वो खुद का कंडक्टर, यानी तार के अंदर वाला मटेरियल, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, उसका अपना बिहेवियर होगा ड्यू टू मैनी रीजंस। कौन सा मटेरियल है, लंबाई कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, वगैरह वगैरह। याद ताजा हुई क्या? तो ये ओम्स लॉ था। ठीक, अभी हम बात करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन में आता भी है कि इस ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और एक्सपेरिमेंटेशन से हम कैसे वेरीफाई करते हैं ओम्स लॉ। ये दोनों बातें आज सीख लेनी है कम से कम। ठीक है, तो ये मैंने जो बातें बताई आपको, इसी को हम आ जाते हैं ग्राफ प्लॉटिंग पे, या पहले इस पे आते हैं, इससे ग्राफ बना लेंगे हम लोग। तो आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर। एक्सपेरिमेंटल सेटअप का मतलब जैसे लैब में जाते हैं आप, लैब में जाने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ तो किया होगा 9th में, नहीं किया, अच्छा हो सकता है किसी ने किया भी हो। ठीक ठीक, तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसी का R निकालना है। ये एक रेजिस्टेंस वायर है। रेजिस्टेंस वायर इस तरह से जब भी हम दिखाते हैं, सिंबल आपने देखा था ना, हमने बताया था ये सिंबल कितना हो, किसका होता है? रेजिस्टेंस वायर का, है ना। और ये जो तार का सिंबल बनाते हैं, इसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे कॉपर वायर है, घर वाला वायर, तार लगा हुआ नहीं है, इसका भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ना। लेकिन हम अपने स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है या बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उबड़ खाबड़ नहीं बनाया है, जिगजैग, जो भी भाषा यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना मानेंगे सिद्धि? 0। यानी ये जो तार जा रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। ये बैटरी लगी, प्लस माइनस इधर लगा हुआ है। अब ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने का मतलब ये R निकालना है। समझ में आ रही है बात? अब R अगर हमको निकालना है बेटा, तो हम बहुत आराम से जान गए कि R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I, इस फॉर्मूले से। आप एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तो अगर हम लोग किसी टेक्निक से V और I निकाल लें तो उसको डिवाइड करके R निकाल लेंगे। क्या बोलते हो? अगर हम लोग किसी टेक्निक से V और I निकाल ले जाएं तो इसको डिवाइड करके R निकाल लेंगे, काम बन जाएगा अपना, निकालना आ रहा है हमको। ठीक है, तो क्या इसी चीज़ को निकालने के लिए हम एक सेटअप बनाते हैं जिसमें V और I निकाल सके। अब बड़ी नॉर्मल सी बात है शिवेंद्र जी कि अगर हमको V और I चाहिए तो V नापने वाला डिवाइस भी चाहिए इंच का, है ना। तो V नापने वाला तनुश्री कौन सा डिवाइस होता है जो V को मेजर करता है? वोल्ट मीटर। वेरी गुड। तो V को नापने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे विकास, वो क्या होगा? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर तो सीरीज में लगता है विकास, है ना। हाँ, कहाँ लगाते हो? कहीं लगाते हो कि नहीं? जल्दी बताओ। सीरीज में नहीं लगता है वोल्ट मीटर। पैर, अब तो तुमको बस ऐसे ही मजा ले लेते हैं तुमसे। कहाँ लगता है? पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। नहीं नहीं, मजा आ रहा है। मजा तो लेना ही पड़ेगा, लगता ही वहाँ है, क्या कर सकते हो, है ना। इनको पसंद नहीं आ रहा है मतलब, लेकिन अब पसंद से तो कुछ हो नहीं सकता है, तो वो पैरेलल में लगेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, अच्छा, करंट को नापने के लिए कौन सा डिवाइस आता है राजवर्धन? जा जल्दी बताइए फटाफट। एमीटर। एमीटर इंच का किधर लगता है? सीरीज में लगता है ना। सीरीज में लगता है ना, क्या बोल रही इंच का? सीरीज में लगता है।
और एक बातें बार बार रटा रहे हैं आपको, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है ज़्यादा, अभिषेक? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और एमीटर का कैसा होता है शिवेंद्र? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हमें V नापना है तो V को इसके पैरेलल लगाना पड़ेगा, वही टेक्निक है। तो ये हमने पैरेलल लगा दिया, दिख रहा है? ध्यान ये रखना है, जो हमने पहले भी बताया है, ये सिंबल है वोल्ट मीटर का, इसका प्लस वाला बैटरी के प्लस वाले से होना चाहिए जुड़ा, उल्टा नहीं जुड़ा होना चाहिए। ये देखो बैटरी का प्लस है, ये प्लस जा रहा है ऐसे, और ऐसे फिर करंट जाएगी जो भी जाना है। ये प्लस इस प्लस से कनेक्ट, अगर ये माइनस प्लस लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर तुमने इसको माइनस और प्लस लिख दिया तो हो गया काम तमाम, या एक्सपेरिमेंट में लगा दिया तो धूम धड़ाका उड़ सकता है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो इस वोल्ट मीटर में कौन सा प्लस है कौन सा माइनस ये बना रहता है। दो गुंडे निकले होते हैं उसके, दो टैब नुमा निकले होते हैं, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का, रेड वाला प्लस के लिए ब्लैक वाला माइनस के लिए, तो उसी में जोड़ दीजिए आप। ठीक है, क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोलते है ना? तो प्लस माइनस लगा दिया। अब दूसरा आया कि हमें भाई आई भी चाहिए, आई करंट कैसे नापे? तो करंट नापने के लिए सीरीज लगाना पड़ेगा, ये मीटर लगा दिया, इसका भी प्लस वाला प्लस से माइनस वाला। ठीक है, हाँ रोहित, अच्छा बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? किसका पोटेंशियल, किसका आर निकालोगे? बोल दो आज तुम, किसका आर चाहिए? उसका करें, ये जो ऐसे से बना है, ये रेजिस्टेंस वायर का आर निकालना है। तो वोल्टेज भी तो इसी का निकालना है, जिसका आर उसी का भी उसी का आई है कि नहीं? तो इसी के क्रॉस लगा दे, चलेगा। और यहां बाहर क्यों लगाया है? क्योंकि जो करंट यहां से जाएगी वही तो जाएगी इसमें। तुम ये कह सकते थे सर अंदर लगा दें, यहां पे गुजर दे अंदर, तो अंदर नहीं गुजरा, बाहर, क्योंकि जो करंट जाएगी वही तो जाएगी। इससे जाने वाली करंट तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या समझे? और रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं तो करंट कम हो जाती है, या करंट कम हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ेगा तो आई कम, तो इसका आर बहुत हाई है तो इसका आई कम, तो इसका आई मिलेगा। यहाँ पर जो आई जाएगी, और समझो गहराई से, करंट मान लो आई जाती है, तो आई जाएगी तनुश्री, तो इस जंक्शन में आई के दो पार्ट हो जाएंगे, टूट जाएगी, टूटेगी। अब यहाँ वाला रास्ता तो कांटों भरा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर 100 आई जा रही है तो 99.99 आई इधर से जाएगी और 0.01 ही इधर से जाएगी। तो मामला ठीक है हमारा। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों भैया इक्वली होगी? ये पढ़ाई लिखाई फिर करने की जरूरत क्या है? सब इक्वली इक्वल रखो। स्केलर क्वांटिटी बराबर डिवाइड होती है, मतलब कोई कुछ भी हो करोगे बराबर डिवाइड। आई का डिवीजन डिपेंड करता है आर और वी पर, आर और वी पर। यहां पर जब आई जाएगी तो इक्वली डिवाइड नहीं होती बेटा, है ना? अभी समझोगे और गहराई से। तो कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें। अगर इक्वली जा रही होती तो हमारे लिए तो परेशानी ही नहीं थी। अभी बहुत कुछ 12 तक पढ़ेंगे आप, सब कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, सब इक्वल इक्वल करते रहो। झंझट तो यही है कि किसमें कितनी जाएगी यही ढूंढते रहते हैं हम लोग। इक्वल नहीं जाएगी, इक्वल तब जाएगी जब दोनों का पैरेलल में लगी हुई चीज़ों का रेजिस्टेंस सेम हो। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम, तो डिवाइड होगी। डिवाइड होने पे इसका रेजिस्टेंस इसके मुकाबले बहुत कम है, तो अधिकतर करंट, क्योंकि अपोजिशन कम है तो ज़्यादातर करंट इधर से जाएगी और बहुत कम ऊपर से जाएगी। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? अगर यहाँ से समझाने के लिए 100 एम्पियर की करंट गई, प्रैक्टिकली 100 एम्पियर बहुत बड़ी फिगर है, हम समझाने की बात कर रहे हैं। 100 एम्पियर की करंट अगर गई तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो जब ये टूटेगी तो ऊपर जाएगी मान लीजिए 0.1 केवल, और यहाँ कितनी जाएगी 99.9। इतने एम्पियर इधर, इतना कम एम्पियर उधर। अब तुम्हारे मन में आ रहा था कि अगर आता है, ज़बरदस्ती की बात कर रहे हैं कि सर आप कह तो सही रहे लेकिन फिर भी 0.1 एम्पियर तो इधर चली ही गई, इसमें कुछ ना कुछ कमी हो गई। तो ऐसा होता कि सर पूरी सही होती तो मज़ा आता, डिवाइड ना होती। कह सकते हो नहीं? कुछ समझ में नहीं आया इसके, कह दिया।
तो इसके लिए भी एक डिवाइस होता है जो क्लास 12 में पढ़ेंगे, उसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर। वो किसी दूसरे फंडे पे काम करता है, बिना करंट के ही काम करता है वो। तो वो ऐसा काम करता है जिससे आप जान सकते हैं कि बिना करंट भेजे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच। मेरी बात पूरी तरह गई नहीं, एक बार फिर से बताता हूँ, आधे अधूरे में रह गए हो। हम क्या बताना चाह रहे थे कि जब ये करंट आती है और जब डिवाइड होती है तो ये जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर है ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट रीडिंग तो तब देता है जब 100 एम्पियर की 100 एम्पियर जाती है, इससे कुछ ना जाता, तभी तो सही रीडिंग आती। ये इसके बीच की सही रीडिंग तभी देता ना जब 100 एम्पियर आ रही थी, 100 इसमें से चली जाए, क्योंकि यहाँ क्या मान के बैठो पूरी की पूरी जाएगी अंदर। असल में तो ऐसा हो नहीं रहा है, इसमें कुछ ना कुछ जाएगी, मजबूरी है, अगर जाएगी नहीं तो चलेगा ही नहीं। इसको कुछ भी तो खाना चाहिए चलने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो खाएगा, और कुछ ना कुछ खाएगा तो जो यहाँ से वैल्यू देगा पोटेंशियल की, वो वैल्यू क्या सही होगी पूरी तौर पे? तो आंसर है सही नहीं होगी पूरी तौर पे। कुछ पल्ले पड़ रहा है जो बोल रहे हैं कि सब ऊपर नीचे से जा रहा है? ये जो तुम पोटेंशियल नापने के लिए डिवाइस लगाए हो, इससे आप चाहते हो कि इसके बीच का, और इसका नाम लिख दें mn के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना। अगर इसने रीडिंग दे दी हमको 2 वोल्ट सपोज, तो क्या 2 वोल्ट इसके बीच की करेक्ट रीडिंग है? आंसर है करेक्ट रीडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ करंट का हिस्सा इसने भी लिया था जो ये दर्शा नहीं रहा है, ये तो इसमें जाने वाले की बात कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता आपको, कुछ ना कुछ एरर देता है। क्या एग्जैक्ट रीडिंग देने वाला कोई डिवाइस हमारे पास है? तो आंसर है क्लास 12 में पढ़ते हैं, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। वो बिना करंट के काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे, समझेंगे बाद में हम लोग, ठीक है। तो उसमें बिना करंट फ्लो कराए काम करते हैं। तो मान लो पोटेंशियोमीटर लगाया, इसमें करंट ही नहीं गई, तो इसने कुछ खाया ही नहीं और सब कर दिया बराबर। वो फंडा बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ कनेक्ट हो पा रहे हो। अब दूसरा तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि जो वोल्ट मीटर है अगर ये थोड़ी सी गलत रीडिंग देता है, थोड़ा एरर देता है, तो इसको यूज़ ही क्यों करते हैं? हमको पहले से पता है कि हम शिवेंद्र को एग्जाम में बैठाएंगे, 100 में से 5 नंबर गलती करेगा, तो इसकी कल के धुनाई करो पहले, तब बैठाओ 100 में 100 लाए, है ना। तो इसके अपने फ़ायदे हैं वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर छोटा डिवाइस होता है, जेब में आ जाता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा वोल्ट मीटर आपकी जेब में आ जाएगा, लेके चले जाइए, जहाँ नापना नाप लीजिए, राजवर्धन के कान में लगाइए, रीडिंग ले लीजिए, एक इस कान में एक इस कान में, जेब में आ रहा है। और जो पोटेंशियोमीटर होता है वो इतना बड़ा होता है, उसमें कई सारे वायर होते हैं, उसको ले 2 आदमी लगेंगे, एक पीछे तुम पकड़ो, आगे हम। तो इस सुविधा कन्वीनियंस की वजह से वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है। हम कुछ ज़्यादा गहराई में चले गए, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया ना? ठीक, इतना बताने की ज़रूरत नहीं थी 10th के लेवल पे, लेकिन फिर भी आप जानेंगे तो बेहतर है। तो ये वोल्ट मीटर नापा, इसने मीटर नापा। अब हमने शुरू किया, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये जो ऊपर से जॉकी आया है, इसको जॉकी बोलते हैं। ये स्लाइडिंग जॉकी, खिसक सकता है इसके ऊपर, जैसे आप आगे पीछे खिसकाएंगे वैसे इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। क्यों रेजिस्टेंस बदलना है? क्योंकि जो करंट जा रही है, ये तो डीसी है ना, करंट जा रही है, इसको बदलना पड़ेगा डिफरेंट रीडिंग के लिए, तो इसको चेंज कर देंगे, आर चेंज हो जाएगा, तो इसका आर चेंज हो जाएगा, तो पूरी सर्किट में जाने वाली करंट भी चेंज हो जाएगी, तो दूसरा I2 मिल जाएगा। फिर I2 के लिए रीडिंग ले लो। कुछ समझ में आया क्या? अगर इसको बदलोगे तो क्या इसका रेजिस्टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा, लेकिन पूरे सर्किट का बदलेगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। अगर इसको बदलोगे तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बदलेगा ना? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बदलेगा तो पूरे सर्किट का I बदलेगा ना? ठीक, कुछ कनेक्ट हुए कि नहीं? चलो, कनेक्ट हो गए तो बड़ी अच्छी बात। अब यहां से हमने पकड़ा रीडिंग लेने के लिए, इस सेटअप को लगाया, एक टेबल बना लीजिए ऐसे, सीरियल नंबर लिख लीजिए यहां पर, या रीडिंग वीडिंग जो लिखते हैं, और ये I इज डिफरेंट डिफरेंट, ये V इज डिफरेंट डिफरेंट, और ये रेशियो V/I जिसे आप R बोलेंगे। रीडिंग नंबर 1, सपोज करो 5 रीडिंग ले रहे हो, ठीक है साहब। स्विच की स्पेलिंग गलत है तो ठीक कर दो, SWITCH, आप सही लिखिए क्या?
हमको तो अब भी गलत लग रही है। एनीवे, ठीक, अब यहाँ पर रीडिंग डालना शुरू किए हम लोग। पहली रीडिंग पकड़ी, इस स्विच को की को टैपिंग किए, जोड़ दिया इससे। जैसे ही जोड़ेंगे तो सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होते ही इसमें से करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। ठीक है, करंट गई और इसने भी रीडिंग दी, इसने भी रीडिंग दी। तो ये जो रीडिंग देता है उसको लिख लिया हमने I1। जो समझाने के लिए मैं लिख देता हूं कितना है, 1 एम्पियर इस चार्ट के अनुसार, एम्पियर में। समझ में आ रही है बात? फिर V देखा कितना है, तो V देखा कितना है इसका 0.1 वोल्ट। ठीक, अब इसको डिवाइड किया 0.1/1, क्या आंसर आया 0.1। R का SI यूनिट होता है ओम, ये ओम का सिंबल, तो 0.1 ओम आ गया R इसका। अब दूसरी रीडिंग करते हैं, क्योंकि हो सकता है पहली में कोई गड़बड़ी आ गई हो। तो दूसरी रीडिंग, फिर से दूसरी रीडिंग के लिए क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस बदल देंगे, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो एक नई आई मिल जाएगी आपको I2। तो उस I2 को समझ लीजिए कितनी आ गई, 2 एम्पियर। या इस तरीके से हमने बदला कि 2 एम्पियर दिखने लगे, ये भी कर सकते हो। फिर देखा V कितना है, तो V निकला हमारा 0.2 वोल्ट। फिर डिवाइड किया, फिर क्या मिला 0.1। फिर तीसरे में आ गए हम लोग, तीसरे में गए तो 3 ओम, यहाँ 0.3, फिर डिवाइड किया 0.3/3.1, फिर 0.1 मिल गया हमको। तो सॉरी, हाँ ठीक, इसी तरह बाकी 4-5 रीडिंग आ गई। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि R कहीं, यहाँ तो हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में लिखा 0.1/0.1। जब अपने स्कूल में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जैसे ये आ जाएगा 0.102 सपोज करिए, नीचे वाला कितना आ सकता है 0.098, समझ रहे हो? इस तरीके से, मतलब आसपास आ रहा है, देखो सब 0.1 के करीब है। ऐसी तीसरी रीडिंग आ सकती है 0.11 सपोज करिए। कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि नहीं? आसपास। तो इन सबका एवरेज लेते हैं हम लोग, पांचों को जोड़ते हैं और 5 से डिवाइड कर दो कि तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना, है ना? और ये हो गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मतलब क्या वेरीफाई हुआ, V/I इज कांस्टेंट। इससे इस ग्राफ से क्या आपने दिखाया कि V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो कि बराबर है R के। यही तो है ओम्स लॉ, V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर बदले ना। ठीक, अब इसको आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो इधर हमने V लिख दिया, इधर I लिख दिया, VI, और ग्राफ बना डाला। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये I है, ये कैसे बनाते हैं, ये जो पहला पॉइंट मिला वो मिला 1,1। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी क्लास 9 में, छोटी छोटी थोड़ी बहुत। ये वाला सिंबल होता है एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा वाला होता है वाई के लिए। तो इसके लिए 1 प्लॉट किया और इसके लिए 0.1, ये पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये लगा लिया। दूसरे के लिए 2,0.2, तो ये 2 और इधर 0.2, ये पॉइंट मिला और इसको खींच दीजिए, सीधी लाइन मिल गई, इसीलिए तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट मिल गए। ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब भी, अब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी नहीं है तो उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, जब भी V/I कांस्टेंट आएगा हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं थोड़ा सा, अगर हम y/x कर दें और इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई 1 2 3 4, मान लो ये 2 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो ये क्या बनती है, y = 2x। ये स्ट्रेट लाइन होगी, वो भी कौन सी, जो ओरिजिन से जा रही है, क्योंकि जब x = 0 रखोगे तो y भी 0 आ जाएगा, तो 0 0 से पास हो रही है। क्या समझ पा रहे हो? ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें वेरीफाई करती है कि ओम्स लॉ करेक्ट है। ठीक है साहब। और एक बात,
कभी कभी आपको ग्राफ देते हैं और ग्राफ में ऐसे ही छप के आएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप इसका रेजिस्टेंस निकाल दीजिए इस ग्राफ से। तो कैसे निकालेंगे ग्राफ से? देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये पूरी कहानी समझ गए हैं। ग्राफ में अगर v और i ऐसे बना है, ऐसे का मतलब v y एक्सिस पर है और i x एक्सिस पे है, तो जो स्लोप होता है ना, स्लोप, उस स्लोप को हम बोलते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। ये आपने 9th में भी ग्राफ में कुछ सीखा था, ठीक है ना। स्लोप अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसी की वैल्यू हुआ करेगी tan थीटा। जब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, अभी नहीं पढ़ी है। tan थीटा क्या होता है? होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत आसान है ये। देखिए, आपके मैथ्स में ये है, 10th में पढ़ना है। ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें अगर हम tan थीटा लिखें, tan थीटा क्या होता है? एक रेशियो होता है। इसी तरीके से साइन कॉस भी होते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब समझेंगे इन डिटेल। तो tan थीटा का मतलब होता है, ये थीटा है ना, ये वाला एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ए बी अपॉन बी सी, जिसे आप लिखते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह साइन थीटा की बात की जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। और इसी तरीके से कॉस थीटा, सारे रेशियोज होते हैं। ये होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है? बी सी समझ लो, हाइपो इज ए सी। ये मैंने क्यों बताया कि इसी tan थीटा को आप स्लोप भी बोलते हैं, ये जो लिखा है, इसलिए बताया। ठीक, अब देखिए यहाँ का हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ग्राफ को मैथमेटिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें बेटा, ऐसे, ये देखो, तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ये झुकाओ और कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये वाला ले लो, ये पूरा वाला ले लो, ये झुकाओ या इसके आगे वाला ले लो, ये झुकाओ, सारे एंगल थीटा मान लो, तो थीटा थीटा है जब, पैरेलल लाइंस तो है सब, ये ट्रांसवर्सल हो गई, है कि नहीं? ठीक है। तो इस थीटा का अगर हम tan थीटा निकाल लें, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा काम हो जाता है मैथमेटिकली। अगर हमें स्लोप निकालना है किसी लाइन का, तो हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर देखिए इसी चीज को, ये परपेंडिकुलर हुआ ना, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है? v2 माइनस v1, दिस इज डेल्टा v, और व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा i। तो इसीलिए इसको लिखा गया है डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। समझो डिटेल में, बिल्कुल जेई फाउंडेशन चल रहा है, कुछ समझ में आया? तो ये हुआ डेल्टा v और ये डेल्टा i। अब इसमें से कोई भी ट्रायंगल ले लो, ऐसे भी ले लो बड़ा वाला, तो भी क्या होगा? ये हो जाएगा डेल्टा v और ये हो जाएगा डेल्टा i, आएगा एंगल थीटा ही। क्या समझ में आई बात? अगर अब तिकड़म क्या करते हैं बोर्ड्स वाले आपको घुमाने के लिए, कि ग्राफ में ना आप देख ही नहीं पाते हैं और चुपके से वो लोग इधर आई कर देते हैं और इधर वी कर देते हैं, और आप भाई क्या करते हैं? स्लोप फिर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। गिर गए धड़ाम से, गिर गए नहीं गिर गए? अगर यहाँ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी आप निकालोगे तो क्या ये आर के बराबर होगा? कतई नहीं होगा, इसका उल्टा होता है, ये तो 1 अपॉन आर के बराबर होगा, है कि नहीं? तो जब ऐसी कहानी बने, जब ऐसी कहानी बने और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें निकालेंगे तो वो 1 अपॉन आर के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? ये उल्टा है ना, बदल दिया है। देखो उधर v था, यहाँ आई कर दिया है, यहाँ आई था, यहाँ v कर दिया है। तो यहाँ जब स्लोप लोगे बेटा ऐसे ऐसे, तो ये स्लोप क्या बताएगा? स्लोप तो डेल्टा आई बताएगा ना, ये क्या बताएगा? डेल्टा v। और ये थीटा लेने जाओगे तो क्या बनेगा?
टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। क्या ये आर के बराबर है? बिल्कुल नहीं। आर होता है वी अपॉन आई, तो ये किसके बराबर है? 1 अपॉन आर के बराबर। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? क्या अगर एग्जाम में तिकड़मबाजी आएगी तो संभाल ले जाएंगे? अगर समझ गए तो ज़रूर संभाल ले जाएंगे, और भ्रमित है तो नहीं समझ पाएंगे। बहुत छोटी सी बात है। ये स्लोप या परपेंडिकुलर अपॉन बेस या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई किस में लगना है? जब v इधर हो आई इधर हो। क्यों लगना मैंने बता भी दिया आपको, पूरा सिस्टम कहाँ से निकला है, ये कहाँ से निकला ये भी बता दिया। पूरी मैथ्स में जब भी स्लोप बोला जाएगा टेन थीटा ही होता है उसका मतलब ये थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बोलते हैं कि वी आई ग्राफ में इसे क्या नाम बोला जाता है? वी आई ग्राफ। इसको वी आई ग्राफ भी बोलते हैं, कई लोग वी आई ग्राफ भी बोलते हैं। ये कौन सा ग्राफ है बेटा? वी आई ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ बोल सकते हैं? आई वी ग्राफ। तो वी आई ग्राफ में जब स्लोप निकालोगे तो वो आर के बराबर होगा। ये ट्रू है, होगा ना आर के बराबर वी अपॉन आई। लेकिन अगर हम आई अपॉन वी में स्लोप निकालेंगे तो वो आर के बराबर नहीं होगा, वो 1 अपॉन आर के बराबर होगा, क्योंकि स्लोप में पलट गया है। देखो क्या समझ पाए हो कि नहीं? देखिए अब ये बड़ी इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन पेपर सब आसानी बनता जा रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं गुड कंडक्टर्स, एक होते हैं रजिस्टर्स, और एक होते हैं इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर वेरी लो रेजिस्टेंस, आर क्या है? रेजिस्टेंस, आर फॉर, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, ये जो वायरिंग के लिए वायर नहीं यूज़ करते घर में हम लोग, तो अच्छी क्वालिटी में कॉपर वायर आते हैं और थोड़ी सी लो क्वालिटी में एल्युमिनियम वायर्स आते हैं। कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जब थोड़ा सा हीट होंगे तो एल्युमिनियम जल्दी मेल्ट कर जाएगा और कॉपर काफ़ी देर में मेल्ट करेगा, इसलिए कॉपर महंगा होता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। दूसरे रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। तीनों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जांपल नाइक्रोम, मैग्नीशियम, ये अलॉयज वगैरह से मिलके बने होते हैं ये रेजिस्टेंसेस। कहाँ इस्तेमाल होता है? एक बेसिक इस्तेमाल आयरन जो प्रेस करता है कपड़ों को, इसलिए लिख दे टू प्रेस द क्लॉथ। जैसे आयरन लोहा ना समझ ले कहीं आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। तो कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन, उसके अंदर जो एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट एक होता है, हीटर में भी होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है आयरन में। कभी टूट जाएगा तो ऐसे निकलेगा यू शेप्ड। डायग्राम अच्छा मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे अगर आयरन है, इसका हाथ वाथ कहाँ बनाऊं, चलो करे हैंडल ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर ऐसे आयरन पड़ा होता है हीटिंग एलिमेंट इस शेप का। जब आप इसको प्लग में लगाते हैं तार में, तो ये हीटिंग एलिमेंट ही गर्म होता है और नीचे वाला हिस्सा गर्म हो जाता है। फिर प्रेस के ऊपर रखते हैं तो आराम से प्रेस करता है। तो ये जो लगा हीटिंग एलिमेंट, ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का। तो इस नाइक्रोम की खूबसूरती क्या होती है कि जैसे ही करंट इसमें जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, तो इसके अंदर बहुत हीट पैदा हो जाती है। हीट पैदा हो जाएगी, गर्म हो जाएगा, तो नीचे का बेस भी गर्म हो जाएगा। और साथ में नाइक्रोम में एक एडवांटेज और होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता है। वरना क्या होगा, जल्दी हीट किया और मेल्टिंग पॉइंट लो है तो खुद ही जल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हर पता लगा हर 10 मिनट पे आप पंचर किए हुए उसको खोल के बदल रहे हो, तो फिर कर ही नहीं पाएंगे काम। तो हमको ऐसा एक रेजिस्टेंस चाहिए जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और मेल्टिंग पॉइंट कम ना हो। मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं ना, वो टेम्परेचर जिसमें वो गल जाए, मेल्ट हो जाए। तो नाइक्रोम क्यों यूज़ करते हैं हम लोग प्रेस में, आयरन में? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जो हमारा ये होता है बल्ब, इंडेसेंट बल्ब, जो पहले हीट से जलता था, 100 वाट वाला बल्ब है ना, तो उसमें फिलामेंट लगा होता है ना, ऐसे वाला बल्ब इंडेसेंट बल्ब बोलते हैं उसको। तो इसमें ये ऐसे निकला होता नहीं है ये वाला बल्ब। अब तो ये नहीं आते, मतलब अब तो CFL भी आती है, अब तो LED का ज़माना है वैसे। तो इसमें ये बल्ब कैसे काम करते थे? इसमें आप बिजली देते हो, ये गर्म होता है और गर्म होकर हीट होता है और हीट होकर फिर प्रकाश निकालता है, लाइट निकालता है। ठीक है, तो ये फिलामेंट किसका बना होना चाहिए? टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन का होता है। टंगस्टन की भी खूबी क्या होती है
कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बहुत और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो गले नहीं। तो याद रखिए एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हम आयरन में नाइक्रोम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि नाइक्रोम इज ए रजिस्टर कंपेरेटिवली वेरी हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज वाई वी कैन यूज नाइक्रोम इन आयरन। समझ में आई बात? अगर यहाँ कॉपर यूज़ करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, वो गर्म ही नहीं होगा। ठीक, और फिर पूछेगा टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं बल्ब के अंदर, तो भी वही लॉजिक। समझ में आई बात? तीसरी बात, इंसुलेटर्स वो होते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई होता है, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, करंट फ्लो नहीं हो सकती, जैसे प्लास्टिक, वुड, रबर। ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपने देखा ना, ये तार के ऊपर वो चढ़ा हुआ है, तार का टुकड़ा नहीं है, तार के ऊपर वो चढ़ा हुआ प्लास्टिक जैसा इंसुलेशन, वो इसीलिए तो है कि इसको रोक के रखे, वरना आप छू लेंगे टें हो जाएंगे। तो इंसुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक पानी है, नल से पानी को दूर किसी गमले में डालना है, तो एक तरीका बाल्टी में भरो चलो, दूसरा तरीका पाइप फिट किया, डर शुरू हो गए जितने पाइप जितने गमले हैं। तो पाइप क्या है? पाइप पानी को नहीं निकल देने वाली डिवाइस है। व्हाट इज पाइप? पानी पाइप, वाटर पाइप। वो जो प्लास्टिक का बना है पाइप, वो क्या कर रहा है? पानी को निकलने नहीं दे रहा है। इसी तरीके से जो इंसुलेशन लगाते हैं वो एक तरीके से इनके चार्जेस को बांध के रखता, निकलने नहीं देता। उसमें नहीं लगा पाते हैं वो लोग इंसुलेशन। अब नए वालों में आ रहे हैं, देखोगे तार एक ही में बंधे रहते हैं आजकल। ये तो पुराने ज़माने वाले बड़े बड़े तार हैं, ठीक है ना? वहाँ कोई छूने भी नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती छूने जाएगा तभी टेम होगा। हाँ, तो अगर सामने है तो वो अपनी तरफ से उसमें प्लास्टिक के लोग चढ़वा देते हैं पाइप, बिजली वाले, जिससे कोई कपड़ा फैलाते हो तो कहीं वहीं ने फैला दे। लगातार पे कपड़ा फैला और ऐसे कर रहे, सुबह से रात तक ऐसे ही है। पापा कह रहे हैं हेलो, कह रहे हाय, हो गया उसका, होगा नहीं हुआ। झटके में लेडीज़ का भरोसा तो नहीं हो, तो आधी गफलत में रहती हैं। रिया गुस्सा कर रही है ना, उठाया कपड़ा और सीधे ले धमाका, खंबे पे बिजली फ्लो हो रही है, उसी में कपड़ा फैला दिया। फिर क्या होगा बेटा? जैसे ही कपड़ा फैलाएंगे खुद सूख जाएंगे, है ना? तो ये सब हो सकता है। इसीलिए, या बच्चा कोई है, बच्चे तो तुम लोग जैसे तो बहुत बदमाश, लटक जाओगे बंदर की तरह उसी पे, फिर तुम छोड़ो ना छोड़ो, वो नहीं छोड़ेगा तार तुमको, है ना? तो उस चीज़ से बचने के लिए मम्मी या पापा क्या करेंगे, उस पर एक प्लास्टिक के मोटे वाले पाइप चढ़वा देते हैं, जिससे कोई गलती से छू ना ले उसको, जिनके एकदम मकान से लगा हुआ तार जा रहा है। तो समझ में आ रही है बात? ये, और आजकल वैसे एक ही में गुथे हुए आने लगे हैं, देखा होगा, जिससे वो सब प्रॉब्लम आती थी ना पहले, कटिया मारते थे लोग, कटिया मतलब चोरी करते थे, फंसा लिया और एसी चलाए पड़े 24 घंटे। तो वो जब गुथा रहता है तो पता ही नहीं चलता प्लस माइनस कौन है, गलत लगा देंगे, एसी चलने लगेगा अपने आप, मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, है ना? तो उससे वो गड़बड़ हो सकती। समझ में आ रहा है? कनेक्टिविटी कुछ हो रही है। तो दैट मीन्स हमारी लाइफ के लिए गुड कंडक्टर्स अंशिका जी ज़रूरी हैं, रजिस्टर्स भी ज़रूरी हैं, इंसुलेटर्स भी ज़रूरी हैं। ये रजिस्टर्स, और याद है, टोस्टर इस्तेमाल करते हो, ब्रेड सेकते होगे, उस टोस्टर में भी तो रजिस्टर चाहिए। इमर्शन रॉड लेते हो, गीज़र वाली समझ लो, गीज़र के अंदर गर्म करते हो पानी ठंडक में, आजकल तो गर्मी है, तो उसमें पानी गर्म ऐसे ही तो होगा। कई लोग वो बाल शैम्पू करने का सुखाते हैं लड़कियां, उसमें क्या है, वो होता है ना हेयर ड्रायर, उसमें फिलामेंट लगा होता है, पीछे से हवा मारता, गर्म होकर निकलती है। कुछ हो रहा है? मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक, तो ये बात समझ में आई? तो यहीं रोकते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम इसके आगे की बात करेंगे, रिवाइज कर लेना। थैंक यू।